नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। स्वागत है आपका उत्तराखंड स्पेशल में। आज बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली खबर में बात करेंगे विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही की, जहां आज सीएम सदन पटल पर अनुपूरक बजट पेश करेंगे। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे चारधाम यात्रा को शुरू करने की मांग को लेकर अब व्यवसायी सड़कों पर उतर आए हैं। और वहीं तीसरी खबर की बात की जाए तो 2022 को लेकर सियासी बयानबाजी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। तीनों खबरों पर चर्चा करेंगे इस उत्तराखंड स्पेशल में। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ, जो उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सीएम धामी आज पेश करेंगे पहला अनुपूरक बजट। सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर धरने पर बैठेंगे कांग्रेस विधायक। जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे विपक्ष द्वारा हंगामे की, ऐसे में इस बीच सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर धरने पर बैठने की तैयारी पर हैं कांग्रेस विधायक। मोबाइल कनेक्टिविटी की मांग को लेकर करेंगे यह धरना, और साथ ही कांग्रेस कल सदन में ला सकती है काम रोको प्रस्ताव। नियम 58 के तहत कांग्रेस लाएगी भू कानून, रोजगार के मुद्दे। इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर रह सकती है विपक्ष। ऐसे में उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र के दूसरे दिन पेश होगा अनुपूरक बजट। करीब 5300 करोड़ अनुपूरक बजट के साथ सदन पटल पर रखे जाएंगे। 7 विधेयक 16 अगस्त को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को दी गई थी मंजूरी। अब आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, डीआईटी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और साथ ही उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय विधेयक, उत्तराखंड पौधशाला संशोधन विधेयक, नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्राविधान संशोधन विधेयक भी, और उत्तराखंड विनियोग 2021 से 22 अनुपूरक विधेयक को सदन पटल पर रखा जाएगा। सदन में विपक्ष कुंभ मेला में कोविड जांच के फर्जीवाड़े को लेकर सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर सकती है विपक्ष, और ऐसे में यह बेहद ही महत्वपूर्ण और अहम बजट माना जा रहा है। दूसरा दिन बेहद ही अहम माना जा रहा है, बेहद ही चुनौतीपूर्वक सत्ता पक्ष सरकार के लिए भी। लगातार चुनावी साल है, चुनावी वर्ष है, और उसे देखते हुए किस तरह से निराश हुए लोगों को इस बजट में कुछ सकारात्मक रुख अपना सकती है सरकार। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। शाहीन जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कितना महत्वपूर्ण बजट रहेगा आज के दिन, क्या कुछ खास चर्चा होने वाली है इस बजट को लेकर आज? देखिए, आज की हम बात करें तो आज विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है और 11 बजे विधानसभा की एक बार फिर कार्रवाई शुरू होगी। शुरुआती दौर में प्रश्नकाल होता है और प्रश्नकाल के बाद जो है सरकार के जो अपने प्रस्ताव होते हैं, विधेयक होते हैं, जो जरूरी काम है वो सदन में लाए जाते हैं। आज के महत्वपूर्ण विधेयक भी जो है सदन में आएंगे। इसके साथ ही अनुपूरक बजट की जो है 5000 से ज्यादा करोड़ रुपए का वो विधानसभा के पटल पर आएगा जी। और अनुपूरक बजट की जो है विधानसभा में आज पेश किया जाएगा। तो इतिहास से ये आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण दिन है। सरकार जहाँ आज विधानसभा के दूसरे दिन भी अपना बिजनेस दिखाने में जो है संख्या या के आधार पर बात कराएगी, तो वहीं विपक्ष की अपनी रणनीति है। विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को देने का प्रयास कर रहा है। खास बात ये है कि आज कांग्रेस सदन में काम रोको प्रस्ताव ला सकती है और नियम 58 के तहत भू कानून, रोजगार जैसे विषयों पर वो चर्चा चाहती है। तो देखना होगा कि जब सरकार के सामने या सदन के समक्ष विपक्ष इस तरह की बात रखेगा तो उस समय किस तरह का माहौल देखने को मिलता है। ठीक, द्वारा एक और अहम मुद्दा जो माना जा रहा है वह कोविड जांच के फर्जीवाड़े को लेकर माना जा रहा है। लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर सकती है आज विपक्ष इस मुद्दे को लेकर।
निश्चित तौर पर देखिए लगातार जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि विपक्ष ने एक रणनीति के तहत जो है अपनी रणनीति बनाई है और किस विषय पर जो है सरकार को घेरना है, ये उन्होंने प्रतिदिन जो है तय किया है। जैसे मैंने पहले बताया कि आज नियम 58 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाकर वो कानून रोजगार जैसे विषयों पर वो चर्चा चाहेगी। अब देखना होगा कि सदन और या पीठ से किस तरह से उनको सहमति मिलती है और किस तरह से जो है वो अपना विरोध प्रकट करते हैं। एक खास बात ये भी है कि जो धारचूला के विधायक हैं वो भी अपनी मांगों को लेकर जो है सदन के बाहर धरने पर बैठ सकते हैं। उन्होंने भी जो है ये बात कही थी कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठेंगे। कांग्रेस के विधायक हैं, धारचूला से विधायक है, तो वो भी सदन के बाहर धरने पर बैठ सकते हैं। जी देखिए, तमाम कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री लगातार प्रदर्शन पर बैठी हुई थी तमाम मांगों को लेकर। क्या सकारात्मक रुख अपना सकती है आज के दिन बजट में सरकार? देखिए, अनुपूरक बजट पेश होना है और अनुपूरक बजट में सरकार बहुत ज्यादा जो है इस तरह की घोषणाएं नहीं करती है, मगर हाँ, इस बार का सत्र है क्योंकि अब चुनाव भी होना है। चुनाव के बाद का ये 5 साल का आखिरी सत्र है, तो कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं जो है आज के अनुपूरक बजट में सरकार कर सकती है, अनुपूरक बजट में ला सकती है। इस तरह की आपने बात कही है कि अलग अलग फ्रंट और अलग अलग संस्थाएं और या कार्यकर्ती संगठन समूह धरने पर बैठे हैं, वो अलग अलग अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और धरना प्रदर्शन और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। उसको लेकर सरकार समय समय पर बातचीत करती रहती है, क्योंकि इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखने का एक बार फिर प्रयास कर रहा है। देखना होगा कि सरकार उनकी मांगों पर किस तरह से सकारात्मक विचार करती है। एक ये बजट में अहम बात या खास बात यह भी मानी जा सकती है, जिस तरह से लगातार कई समूह जिस तरह से निराश होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदेश में लगातार सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद बड़ी चुनौती है ये बजट और ऐसे में उन्हें खुश करने के लिए ये तमाम मुद्दे सदन में उठ सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी। तो इस तरह से एक रणनीति उनके तहत विधायक दल की बैठक में बनाई गई थी और उसी रणनीति के तहत जो है एक एक मुद्दा कर वो डेली सदन में लाएंगे, क्योंकि आज दूसरा दिन है। अभी आगामी 3 दिनों तक और विधानसभा का सत्र आउट होगा और अलग अलग विषयों पर जो है सरकार को वो घेरने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन एक नया विषय जो है सरकार के समक्ष लाया जाएगा और उस पर घेरने का प्रयास किया जाएगा। महंगाई की बात हो, लेकिन अहम मुद्दा अभी तक जो देखा जा रहा है वह सबसे बड़ा यही कोविड जांच के फर्जीवाड़े को लेकर सरकार द्वारा क्या कुछ तैयारी की गई है, इन मुद्दों को लेकर क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस सदन में आज की चर्चा में? बेरोजगारी की बात हो या और अन्य कोई भी विषय हो, उन विषय को लेकर जो है विपक्ष सरकार की नीतियों से किसी भी सहमत नहीं है वो लगातार विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सरकार की अपनी दलील है, सरकार हर पक्ष पर, हर मुद्दे पर अपना पक्ष रख रही है और अपना बचाव कर रही है और पूरी तरीके से जैसे जैसे अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो चुनाव नजदीक आता जाएगा, वैसे ही नेताओं की जुबानी जंगी जो है बढ़ती जाएगी। क्योंकि इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है और वो कोई विषय ऐसा नहीं छोड़ना चाहती जो सदन के माध्यम से उठाकर उसको जनता के बीच नहीं लेके जाया जा सके। इसके साथ ही सरकार इन सभी मुद्दों को लेकर अपना बचाव कर रही है और अपनी दलील भी पेश कर रही है। जी, ये बजट बेहद ही चुनौतीपूर्वक इसलिए भी माना जा रहा है, सीएम नवनियुक्त चेहरा है और ऐसे में इस बजट से कितनी जगह बना पाएंगे जनता के बीच? देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी जरूर इस बजट सत्र में पहली बार आए हैं, मगर उससे पहले भी वो क्योंकि दूसरे बार के विधायक हैं और लगातार सदन की कार्य उसमें भाग लेते रहे हैं और लगातार जो है वो अपनी बातों को, अपने मुद्दों को उठाते रहे हैं। सभी को भली भांति वो जानते भी हैं, तो निश्चित तौर पर उनके लिए चुनौती तो है और पूरा बजट उनके सामने पहली बार पेश हो रहा है। बजट में क्या कुछ खास वो देते हैं, क्योंकि सामने चुनाव भी है और तमाम मुद्दों को किस तरह से वो जो है हैंडल करते हैं, इन सब बातों पर नजर रहेगी और आगे आगे जैसे जैसे विधानसभा के सत्र आउट होते जाएंगे, अलग अलग विषय आते रहेंगे, इस तरह से सरकार विपक्ष के जो सवाल हैं उन पर जो है अपना जवाब देगी
ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। मगर हाँ, आज की हम बात करें कि जैसे मैंने बताया कि अनुपूरक बजट भी पेश होगा, उस पर चर्चा होगी, तब वो पारित होगा और भू कानून जैसे अन्य विषयों को लेकर काम रोको प्रस्ताव जो है सरकार बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ विपक्ष ला सकता है। उसमें पीठ का क्या निर्देश प्राप्त होता है, ये देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनावों के लिए बजट कितना कुछ खास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन चौधरी आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को शुरू करने की मांग अब बलवती हो चुकी है। कोरोना के मद्देनजर लगाई गई रोक को लेकर यात्रा से जुड़े कारोबारियों ने अब उसे खोलने की मांग करने लगे हैं। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर होटल और टैक्सी एसोसिएशन के लोगों ने गंगोत्री धाम कूच किया, जहां पर पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को हर्षिल में ही रोक दिया, जिसको लेकर लोगों में काफी रोष नजर आया। जमकर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ इस बीच नारेबाजी भी की और चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग लगातार करते रहे। पुलिस ने गंगोत्री नहीं जाने देने पर पर्यटन व्यवसायियों ने तहसीलदार के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा और साथ ही उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में सब कुछ खुल गया है तो सरकार ने चारधाम यात्रा क्यों बंद की हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी बद्रीनाथ धाम के पांडुकेश्वर में भी यात्रा को जारी करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। व्यवसायियों का कहना था कि यात्रा बंद होने से उनकी आजीविका और आर्थिकी पर असर पड़ रहा है। लगातार कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के कारण लगातार पर्यटक जो चारधाम यात्रा है वह रोक दी गई थी, जिसके चलते वहां पर रह रहे होटल और टैक्सी वालों की आजीविका काफी प्रभावित हुई है और साथ ही आर्थिकी तंगी से वह लोग गुजर रहे हैं और लगातार इन्हीं मांगों को लेकर वह सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए। लगातार सरकार से यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द चारधाम यात्रा को खोल दिया जाए, ताकि वह जिस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं उससे निजात मिल सके। और ऐसे में उनका कहना है कि प्रदेश में जब सब कुछ खुल गया है तो सरकार ने चारधाम यात्रा क्यों बंद की हुई है। साथ ही इससे पहले भी बद्रीनाथ धाम के पांडुकेश्वर में भी यात्रा को जारी करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हेमकांत नोटियाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेमकांत, लगातार मांगे उठ रही हैं और ऐसे में क्या स्थिति दिख रही है सरकार द्वारा, क्या खुल सकते हैं चारधाम यात्रा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो लगातार जो पर्यटन से जुड़े हुए, जो चारधाम से जुड़े हुए जो पर्यटन व्यवसायी है, तो लगातार जो है मांग कर रहे हैं लंबे समय से कि चारधाम यात्रा को खोला जाए। लेकिन इससे पूर्व भी उन्होंने जो है धरना प्रदर्शन किया और लगातार रैलियां निकाली और सरकार से मांग की चारधाम यात्रा को शीघ्र शुरू करो। लेकिन फिर भी अभी चारधाम यात्रा स्थगित है और चारधाम यात्रा खुली नहीं है, जिसके चलते जो यहाँ पर चारधाम यात्रा से जुड़े हुए तमाम पर्यटन व्यवसायी है उनके अंदर रोष है। इसी को लेकर ये लोग गंगोत्री इन लोगों ने कूच किया है, लेकिन हर्षिल के पास जो है इनको पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे रोक दिया है और गंगोत्री धाम में नहीं जाने दिया है, जिसके चलते इन लोगों ने जो सरकार है नेशन के अध्यक्ष का कहना है साफ तौर पर कि सरकार की नाकामी के कारण ही पहाड़ की आर्थिकी की रीढ़ तीर्थटन और पर्यटन उद्योग ठप पड़ा हुआ है। लगातार सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं ये लोग। तो ऐसे में अब सरकार द्वारा क्या रुख अपनाया जा सकता है, किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं? दूसरा दिन भी है सत्र का, तो क्या इस मुद्दे को उठाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो ये लोग हैं यहाँ पर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए, जो चारधाम यात्रा से जुड़े हुए जो व्यवसायी लोग हैं, ये लगातार सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि चारधाम यात्रा को शीघ्र खोला जाए। और सत्र भी चल रहा है और इसमें चुनाव वर्ष भी है इस समय, और आने वाले 2022 में चुनाव भी होने उत्तराखंड में विधानसभा के। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है जो चारधाम से जुड़े हुए पर्यटन व्यवसायी है वो भी लगातार जो है
आंदोलन कर रहे हैं, लगातार जो है रैलियां निकाल रहे हैं और जो है जिस प्रकार की गंगोत्री इन लोगों ने कूच किया है, उधर दूसरी ओर जो है जो देवस्थानम एक्ट के खिलाफ भी जो है लगातार तीर्थ पुरोहित चारों धामों में जो है धरने पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए दिक्कत तो जरूर है, लेकिन कोई ना कोई फैसला सरकार को जरूर लेना चाहिए पर्यटन व्यवसायी या चार धाम यात्रा से जुड़े हुए जो व्यवसाय है इनके लिए, क्योंकि इन लोगों का कहना यह है कि 2 साल हो गए हैं, हमारी जो आर्थिकी है बिल्कुल जो है बहुत शून्य हो गई है और हम लोग जो हमारी जो बिजली और जो पानी के बिल है और जो बैंकों से हम लोगों ने लोन लिया है उसकी किस्तों को हम जमा नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ तक कि अब जो है गुजर बसर करना बहुत दिक्कतें हमारे सामने खड़ी हो गई है। इसलिए इन्होंने बार बार ये लोग मांग कर रहे हैं चार धाम यात्रा को सीधे सरकार खोले ताकि जो बचा हुआ समय है उससे जो है थोड़ा बहुत हमारी आर्थिकी चल सकेगी। देश भर में व्यवसाय की रीढ़ चरमराई है। पूरी देश भर में, पूरे भारत में व्यवसाय कोरोना काल में चरमरा गया है। ऐसे में जब धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही है तो क्यों चारधाम यात्रा को खोला नहीं जा रहा ताकि वहां के व्यवसायियों को आर्थिक तंगी से जो जूझ रहे हैं उन्हें थोड़ी सी सहूलियत मिले। और ऐसे में तमाम प्रोटोकॉल या एहतियात के तौर पर क्यों ऑप्शनल तरीके से नहीं खोल रही सरकार? जी हेमकांत नोटियाल जी, आवाज क्लियर ना होने के कारण आपसे दोबारा संपर्क साधेंगे हेमकांत जी। और लगातार कोरोना के मद्देनजर लगाई गई रोक को लेकर कारोबारियों ने अब सरकार को घेरने की शुरुआत कर दी है। लगातार तमाम मांगे की जा रही हैं, चारधाम यात्रा खुले ताकि वह जिस तरह से व्यवसायी आर्थिक तंगियों से गुजर रहे हैं उनसे उन्हें राहत मिल सके। जब सब कुछ खुल गया है तो सरकार ने चारधाम यात्रा क्यों बंद की हुई है? लगातार एसोसिएशन द्वारा यही मांग की जा रही है। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के चलते लगातार चारधाम यात्रा को बंद रखा गया था, जिसके चलते अब वहां के व्यवसायियों का पूर्ण रूप से व्यवसाय ठप हो गया था। पर्यटक वहां तक नहीं पहुंच रहे थे, जिसके कारण उनकी दुकानें, होटल और तमाम चीजें जो चल नहीं पा रही थी। अब लगातार व्यवसायी और टैक्स के एसोसिएशन लगातार यही मांग कर रहे हैं टैक्सी की कि जल्द से जल्द चारधाम यात्रा को खोल दिया जाए ताकि जिस तरह से वह आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, सरकार इस और रुख करे और जल्द से जल्द इन्हें राहत प्रदान करे। और साथ ही एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना था कि सरकार की नाकामी के कारण ही पहाड़ की आर्थिकी की रीढ़, तीर्थ तन और पर्यटन उद्योग ठप पड़ा हुआ है। चुनावी वर्ष है और ऐसे में एक समूह वह लगातार रोष में नजर आ रहा है। अब सरकार आने वाले समय में किस तरह से इन मुद्दों पर कदम उठाती है यह देखने वाली बात रहेगी और साथ ही क्या इस पर कोई निर्णायक कदम उठाया जाएगा यह भी आने वाले समय में ही सामने आएगा। अब बात करेंगे तीसरी और आखिरी खबर की, जहां उत्तराखंड में चुनावी बयानबाजी अब जोरों पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस बीजेपी लगातार एक दूसरे की कमियों को जनता के समक्ष रख आरोप प्रत्यारोप की नीति अपना रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है जिसकी कथनी करनी में अंतर है। झूठे वादे कर जनता को भ्रमित करने का काम किया है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी कटाक्ष किया। वहीं बीजेपी ने भी 3 सितंबर से कांग्रेस की शुरू हो रही परिवर्तन यात्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और पार्टी के नेताओं में गुटबाजी देखने को मिल रही है। कांग्रेस का जन सरोकार से कोई नाता नहीं है। लंबे समय तक सरकार में रहने के बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई काम नहीं किया गया है। लगातार जिस तरह से चुनावी वर्ष है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति एक बार फिर से गरमाती हुई नजर आ रही है। लगातार दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, एक दूसरे पर
आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, नाकामियों को जनता के समक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में लगातार बयानबाजी, जुबानी हमला जोरों पर है दोनों पक्षों द्वारा, पक्ष और विपक्ष द्वारा। ऐसे में इस बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। जिस तरह से आगामी चुनाव है, आगामी चुनावों को लेकर हर दल जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटा हुआ है। साथ ही यह मौका भी नहीं छोड़ रहा कि विपक्ष को किस तरह से नाकामी उसकी जनता के बीच रखी जाए और साथ ही जनता को विश्वास दिलाया जाए कि हमारी पार्टी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर गरमाता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच कांग्रेस बीजेपी लगातार एक दूसरे की कमियों को जनता के समक्ष रखती हुई नजर आ रही है, आरोप प्रत्यारोप की नीति अपनाते हुए नजर आ रही है। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सभी दल आरोप प्रत्यारोप की नीति ही अपनाते हुए नजर आते हैं और कुछ इसी तरह 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर भी इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाला ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में अंतर है। लगातार अब विपक्ष भी सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, तमाम मुद्दों को घेरता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने लगातार सीएम जिस तरह से बदले हैं इन 4.5 वर्षों में, उसको लेकर भी लगातार घेरता हुआ सत्ता पक्ष सरकार को नजर आया है। साथ ही तमाम मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आया, जनता के बीच यह मुद्दे रखता हुआ नजर आया, नाकामी गिनाता हुआ नजर आया। वहीं साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। मैं तो ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की बीच। और ऐसे में झूठे वादे कर जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है बीजेपी लगातार। कांग्रेस यही कह रही है, धरातल पर कोई भी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं से भी परे हैं ग्रामीण लोग। इस तरह के तमाम सवाल जो है वह खड़े कर रही है। इस बीच लगातार मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी है। ऐसे में हंगामे की भेंट चढ़ने के कयास भी लगाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा। जिस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर आक्रोशित नजर आ रहे हैं विपक्ष, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी कटाक्ष किया है कांग्रेस ने, जहां पर लगातार वह ये कहती हुई नजर आई कि जन आशीर्वाद यात्रा में लगातार कोरोना नियमों को फॉलो करते हुए ये यात्रा नहीं निकाली जा रही है। ऐसे में तमाम सवालात जो हैं वह खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी सरकार पर। वहीं बीजेपी ने भी 3 सितंबर से कांग्रेस की शुरू हो रही परिवर्तन यात्रा पर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और लेकिन पार्टी के नेताओं में गुटबाजी देखने को मिल रही है। लगातार यही सत्ता पक्ष सरकार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अंतर कलह जो है लगातार कांग्रेस में दिख रहा है। पहले वह अपने अंतर कलह को ठीक करे, उसके बाद सत्ता में आने की रणनीति बनाए। कांग्रेस का जन सरोकार से कोई नाता नहीं है। लंबे समय तक सरकार में रहने के बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई काम नहीं किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है और वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। लगातार अब जिस तरह से मॉनसून सत्र जारी है उसे देखते हुए यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है कुंभ में कोरोना जांच को लेकर, उस मुद्दे को भी उठाती हुई नजर आने वाली है। लेकिन अब बीजेपी द्वारा जिस तरह की बयानबाजी दी जा रही है कि लगातार लंबे समय से कांग्रेस सत्ता पर रही, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई काम नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से कोरोना काल में अव्यवस्थाओं के कारण लगातार संक्रमण बढ़ा और यह सब बीजेपी की नाकामी थी। बीजेपी की नाकामी के कारण ही संक्रमण प्रदेश में इतना ज्यादा बढ़ा और जिस तरह से टेस्ट में यह देखी गई थी फर्जीवाड़ा,
फर्जीवाड़ा करते हुए लगातार कोरोना जांच में फर्जीवाड़े को लेकर जो है कांग्रेस घेरती हुई नजर आ रही है बीजेपी सरकार को।